कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। कांग्रेस वालों ने जाट की राजनीति किया। हरियाणा की जनता ने ऐसा धमकाया है कांग्रेस को कि अब उनके सहयोगी भी उनको धमका रहे हैं। जहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हरियाणा में शपथ ग्रहण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हरियाणा की नई सरकार 12 अक्टूबर के बाद शपथ ग्रहण लेगी, इसकी संभावना अब जताई जा रही है। अभी शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं, 12 अक्टूबर दशहरे के बाद शपथ ग्रहण होगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाने की कोई योजना फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की नहीं है, यह भी जानकारी मिल रही है। तो डिप्टी सीएम को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही थी उस पर भी अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कोई डिप्टी सीएम का पद नहीं होगा, सीएम और मंत्री शपथ लेंगे और यह शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 12 अक्टूबर के बाद होगा। पहले ये कहा जा रहा था कि बहुत मुमकिन है 12 अक्टूबर को ही, दशहरे के दिन ही नई सरकार का हरियाणा में शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन अब जानकारी मिल रही है 12 अक्टूबर के बाद शपथ ग्रहण संभव है। देखिए, नवरात्र के दिन चल रहे हैं पावन पर्व और ऐसे में हरियाणा में बीजेपी को यह ऐतिहासिक और बड़ी जीत मिली है। तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में बीजेपी ने धमाकेदार अंदाज में वापसी की है। इसी जीत के साथ बीजेपी ने नया इतिहास रचा है और अब शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर यह कि शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां की जाएंगी और शपथ ग्रहण 12 अक्टूबर के बाद ही होगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 12 अक्टूबर के बाद शपथ ग्रहण की कोई तारीख सामने आएगी। साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर किसी तरीके की कोई अभी तस्वीर नहीं बन रही, कोई संभावना नहीं बन रही। डिप्टी सीएम के तौर पर कोई शपथ नहीं लेगा, यह भी तस्वीर साफ हो गई है। डिप्टी सीएम बनाने की फिलहाल बीजेपी की कोई योजना नहीं है हरियाणा में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है शपथ ग्रहण से लेकर डिप्टी सीएम पद तक जो सुगबुगाहट थी, अब सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी के मूड में नहीं है। मैं आपको बता दूं, भाजपा का भी इरादा है कि 12 के बाद यानी दशहरे के बाद शपथ ग्रहण का कोई कार्यक्रम रखा जाएगा। इसको लेकर जल्दी एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में तय होगा। लेकिन आज फिलहाल ऐसी कोई बैठक नहीं है जिसमें कि ये तय हो कि शपथ ग्रहण कब होगा। जी नीरज, और साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, कुछ नाम भी आगे आने लगे थे, अब डिप्टी सीएम को लेकर भी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कोई मंशा, कोई योजना फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की नहीं है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं क्या ऐसी भी? देखिए रोमाना, मैं आपको एक बात बता दूं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चूंकि हरियाणा स्टेट बहुत बड़े मार्जिन से जीती है और भाजपा का इरादा है कि हरियाणा में ऐसा कोई क्लैश भी नहीं है कि जातियों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो। ऐसे में भाजपा को इसकी ज़रूरत नहीं लगती है कि हरियाणा में डिप्टी सीएम दिया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की जो योजना है, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हरियाणा में कोई डिप्टी सीएम देने वाली नहीं है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और जैसा पहले सिस्टम रहा है और मंत्रियों को आगे बढ़ाकर, तो मंत्री और मुख्यमंत्री बस यही रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम जैसी फिलहाल भाजपा के पास कोई योजना नहीं है और 12 के बाद ये शपथ ग्रहण होगा। अभी फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है पूरी प्लानिंग का। दशहरे के बाद निर्णय होगा कि कब जो है शपथ ग्रहण हो। शपथ ग्रहण में एक चीज़ ये भी तय है कि शपथ ग्रहण जिस दिन होगा उस दिन मुख्यमंत्री और साथ में सभी मंत्री एक साथ शपथ लेंगे और हरियाणा का जो शपथ ग्रहण होगा सबसे भव्य शपथ ग्रहण होगा। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाजपा ने हरियाणा में न सिर्फ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बल्कि जो 12% का जो वोट स्विंग हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक बात बहुत जानकारी देना बहुत ज़रूरी है
भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हरियाणा में जिस तरह से खासकर दलित वोटरों ने उनका साथ दिया है, उससे वो बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि दलित वोट बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आया है और भाजपा का मानना है कि दलित वोटों की बहुत बड़ी संख्या इनेलो और बसपा में भी गई है। तो इससे साफ हो गया है कि दलितों ने हरियाणा में कांग्रेस का साथ छोड़ा है, कांग्रेस से अलग हुए। ये भी भाजपा के लिए बड़ा उत्साहित करने वाला विषय है। इसलिए भाजपा इस सभी विषयों का एनालिसिस कर रही है और धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल भाजपा की योजना यही है कि दशहरे के बाद शपथ ग्रहण हो, शपथ ग्रहण भव्य हो, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री एक साथ शपथ ग्रहण। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो भव्य दिव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में है हरियाणा के लिए बीजेपी, और शपथ ग्रहण जो है वो 12 अक्टूबर दशहरे के पर्व के बाद ही किसी दिन होगा। तारीख अभी तय नहीं है, सूत्र लेकिन फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं। अगली खबर का मैं रुख कर रही हूं। हरियाणा में कांग्रेस की हार से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, उन्होंने जो बयान दिया उस पर भड़क गए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। कह रहे हैं इस तरह सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं। सुनिए। नतीजे हरियाणा में आए हैं और सियासत जो है अब महाराष्ट्र में गर्मा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर दिया, उसी को लेकर अब महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। और नाना पटोले जो हैं वो ये नसीहत दे रहे हैं संजय राउत को कि इस तरीके से सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ये उचित नहीं है। बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपत्ति है। कांग्रेस आपत्ति दर्ज कराती हुई जिस तरीके से सहयोगी शिवसेना की तरफ से कटघरे में कांग्रेस पार्टी को ही खड़ा कर दिया गया है हरियाणा में जो हार कांग्रेस को मिली है उसके लिए। और इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले संजय राउत पर जो भड़के हुए हैं, क्यों भड़के हुए हैं? क्योंकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में कांग्रेस पर संजय राउत की कलम ने जमकर निशाना साधा। लिखा क्या गया है ये मैं आपको बता देती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह अति आत्मविश्वास और स्थानीय नेताओं की नाफरमानी, ये शिवसेना सामना में लिखा गया है। कोई भी मजबूती से नहीं कह रहा था हरियाणा में दोबारा बीजेपी की सरकार आ जाएगी। कुल मिलाकर माहौल ये था कि कांग्रेस की जीत एक तरफा लग रही थी, लेकिन जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। कांग्रेस के साथ ऐसा हमेशा होता है। पिछली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक तरह का माहौल था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक अव्यवस्था बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई। सवाल खड़ा हो गया, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की नैया डुबो दी है? श्रीमान हुड्डा की भूमिका इस तरह थी जैसे कांग्रेस के सूत्रधार वही हैं, जिसे चाहें वही उम्मीदवार होगा। कुमारी सैलजा जैसी पार्टी नेता को हुड्डा और उनके लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं को हरियाणा के नतीजों से बहुत कुछ सीखना है। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी समेत कई घटकों को दूर रखा क्योंकि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी। इस खेल में पूरा राज्य ही कांग्रेस के हाथ से निकल गया। संजय राउत ने सिर्फ कलम से ही नहीं बल्कि अपनी जुबान से भी कांग्रेस को हिदायत दी और कड़े सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं। सुनिए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो ज़रूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें ज़रूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पडेगा। काँग्रेस पक्षाला सुद्धा एक भूमिका घ्यावी लागेल
अनेक राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये स्वबळावर लढायचं असेल काँग्रेसने देशभरात मग त्यांनी तशी ती भूमिका घेतली पाहिजे. मग इतर पक्ष आपापला निर्णय त्या त्या राज्यामध्ये घेतील. और आइए मैं आपका परिचय करा देती हूँ. हमारे साथ इस समय जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं इसी खबर को लेकर और विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मुंबई से नम्रता दुबे, आशीष कुमार सिंह दिल्ली से इस समय हमारे साथ मौजूद है, दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं वीरेश पांडे लखनऊ से. सबसे पहले नम्रता का रुख करेंगे. नम्रता, ये तो महाविकास आघाड़ी के जो साथी हैं वही कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं. हरियाणा के नतीजे और इसका साइड इफेक्ट महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के लिए. नम्रता जी बिल्कुल, हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद महाराष्ट्र में बौखलाहट देखने मिल रही है. जिस सामना में हर दिन संजय राउत भाजपा और एकनाथ शिंदे के खिलाफ लिखते थे, आज उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लिखा, जिसके चलते नाना पटोले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए नजर आए. सबसे बड़ी बात यह कि संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस अपनी भूमिका क्लियर कर दे सीट अनाउंसमेंट के पहले कि क्या वो राज्य में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि शिवसेना जो है और कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव कर रहे थे कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की जीत होगी तो उसका असर महाराष्ट्र में पड़ेगा. लेकिन अब कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी इस बात से डर गई है कि जो हरियाणा में रिजल्ट्स ऑपोजिट में आए, क्या उसका असर महाराष्ट्र में भी उनके विपरीत जाएगा. तो इसको लेकर लगातार संजय राउत जो है वो खास तौर पर कांग्रेस पर टिप्पणी कर रहे हैं और इसके चलते कांग्रेस भी जवाब देती नजर आई. कांग्रेस का कहना है कि सार्वजनिक तौर पर उनको ये बात नहीं करनी चाहिए. आज बैठक होनी है, बैठक में उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं संजय राउत के बयान से महाविकास आघाड़ी में एक तरह जो है तनाव देखने मिल रहा है. फिलहाल इस पूरे मामले में शरद पवार गुट ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है. वो बिहाइंड द कर्टन होकर दोनों की भूमिका देख रहे हैं, उसके बाद वो अपना फैसला लेंगे. और इस बार महाराष्ट्र में दशहरा इसको लेकर बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि दशहरे के पहले कौन सी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगी या नहीं वो फैसला आएगा. लेकिन हरियाणा के फैसले ने महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं तनाव जरूर बढ़ा दिया है. रोमाना जी रहिए मेरे साथ, जरा आशीष का रुख करते हैं. आशीष, जिस हरियाणा के नतीजों को कांग्रेस की तरफ से तंत्र की जीत, लोकतंत्र की हार कहकर खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, आज तस्वीर कमोबेश साफ हो चुकी है कि गठबंधन के साथी ही इस हार के लिए खुद कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, खासतौर से महाराष्ट्र पर नजर, और कुल मिलाकर अब जो सहयोगी हैं कांग्रेस पर हावी होंगे, इससे बचना कांग्रेस के लिए मुश्किल यहां से. जी हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल तौर पर ज़रूर ये एक चुनौती की घड़ी होगी. कांग्रेस पर प्रेशर बनाएंगे क्या रोमाना? आप तो डिस्कस कर रही है, बनाना शुरू कर दिया एलाइज ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो. क्लियरली कह दिया कि अति आत्मविश्वास में ये नतीजे आए, अलायंस करते तो बेटर होता. ये तक कह दिया कि अब दिल्ली में कोई कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होगा, यानी कोई चर्चा का विषय भी नहीं है. समाजवादी पार्टी ने इस बीच जो यूपी बाईपोल 10 सीटों पर चर्चा चल रही थी कांग्रेस पार्टी से, ये क्लेम किया गया था दोनों मिलकर लड़ेंगे. हालांकि वो संभावना अभी भी खुली हुई है. उन्होंने 6 सीटें बिना कांग्रेस से बात किए डिक्लेयर कर दी और कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने हमसे एबीपी न्यूज़ से कहा है कि इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं हुई. और सामने में जिस तरह का लेख संजय राउत ने लिखा है, अपने आप में बताता है कि अब कांग्रेस पर ये जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं दबाव डालेंगी लार्जर शेयर लेने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में, कि अब आप इस स्थिति में नहीं है कि आप डिक्टेट करें, हम जो कहेंगे कांग्रेस पार्टी को वो करना होगा. पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस ज़्यादा मजबूत पोजीशन में थी, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने लोकसभा में किया था, लेकिन अब हरियाणा की जीत निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा इन एलाइज को डील कर पाना. क्योंकि ठीक नतीजे के अगले दिन से अगर इन एलाइज का ये रवैया है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में अब खटास देखने को मिलनी शुरू हो गई. बिल्कुल, तो हरियाणा के ये नतीजे और देखिए किस तरीके से अब जो गठबंधन के साथी हैं वही कांग्रेस पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं. शिवसेना कांग्रेस में जुबानी जंग जो चल रही है उस पर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम, उन्होंने तंज कर दिया. कह रहे हैं कल तक कहते थे हम साथ साथ हैं, नतीजे के बाद कह रहे हैं हम आपके हैं कौन. देश को मूड, अब उनको देश का जो मूड है उनको समझ आ गया है. ये देवेंद्र फडणवीस ने तंज किया. आम्ही भाजपवर हल्ला करतो, पण काल ती संधी त्यांना मिळाली नाही. देशाचा मूड काय हा आता त्यांच्या लक्षात आलेला आहे आणि त्यामुळे कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले हे तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. चुटकी ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, कह रहे हैं कल तक कहते थे हम साथ साथ हैं, आज हम आपके हैं कौन. अच्छा, हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के बीच भी तनातनी जबरदस्त अंदाज में बढ़ गई. आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, भूपेंद्र हुड्डा पर ही निशाना साध दिया. कह रहे हुड्डा आम आदमी पार्टी को कुछ मान ही नहीं रहे थे.
हमने गठबंधन की कोशिश की थी, कांग्रेस से पूछिए गठबंधन क्यों नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से घेराबंदी कांग्रेस पार्टी की जा रही है। आम आदमी रहता है, हमने ऑफर किए थे, लेकिन आपने देखा क्या परफॉर्मेंस क्या थी। उस कमी की वजह से क्या ये परिणाम आया? अरे नहीं सीपीएम ने मांगी सीट हमें दे दी। अगर आम आदमी पार्टी भी अपने उसके हिसाब से मांगती, जो ड्यू था उसका हम जरूर देते। हमने तो ऑफर किया था। भाई आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, तो गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, दीपक रावत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, मतलब ये हरियाणा की हार कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी है इस वक्त। कल तक कांग्रेस भले ही इस हार को ये तंत्र की जीत कहकर और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रशासन पर दबाव कहकर खारिज कर रही हो, लेकिन आज जिस तरीके से जो सहयोगी हैं उन्होंने ही सीधे निशाने पर कांग्रेस को लेना शुरू कर दिया है और वही कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तो मुश्किल कांग्रेस के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन के भीतर। दीपक, बिल्कुल रोमाना, मुश्किलें तो अभी कम हैं और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ये सीधा संदेश जो है उनके सहयोगी दलों ने दे भी दिया है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात करें तो आम आदमी पार्टी शुरुआत से कह रही है कि पहले हमें गठबंधन के लिए बातचीत के टेबल पर लाया, हमें अंत तक फंसा के रखा और लास्ट में गठबंधन किया भी नहीं। नुकसान हमें ये झेलना पड़ा कि हमें अंत पंत में अपने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना पड़ा जिनके बारे में ज़्यादा हमने रिसर्च की भी नहीं थी। यानी कि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर तभी मन बना लिया था कि भले जीते ना, लेकिन कांग्रेस का खेल खराब जरूर होगा और उसकी वजह आम आदमी पार्टी होगी। इसीलिए कुछ सीटें अगर बता दें, डबवाली हो, महेंद्रगढ़ हो, उचान कला हो, असंध हो, इन सीटों पर अगर आप देख करीबन 5 सीटें ऐसी हैं। अगर यहाँ पर गठबंधन होता तो जो 32 सीटों से 32 वोटों से कुछ हज़ार वोटों से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हो शायद हारते नहीं और जो पिक्चर होती कुछ और होती। लेकिन बड़ी बात ये भी अब आम आदमी पार्टी ने कह दी है रोमाना कि अगर हरियाणा में गठबंधन में कुछ सीटें, भले 4 सीटें मांग रहे थे, 4 सीटें दे दी होती कांग्रेस ने इनको, तो दिल्ली में पिछली 2 बार विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई है कांग्रेस। तो कांग्रेस को भी शायद कुछ सीटें आम आदमी पार्टी देने को तैयार हो जाती, यानी कि दिल्ली में कम से कम कांग्रेस इस स्थिति में होती कि वो अपना खाता इस विधानसभा चुनाव में खोल पाती। चीजें बिल्कुल साफ कर दी गई हैं, गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने अपना नुकसान सिर्फ हरियाणा में नहीं किया है, बल्कि आने वाले चाहे महाराष्ट्र, झारखंड हो और दिल्ली में भी बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है अगर सहयोगी दल इसी तरह से नाराज रहे तो। बिल्कुल, फिलहाल तो आम आदमी पार्टी की नाराजगी कांग्रेस से दिल्ली में साफ दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए दरवाजे कर दिए हैं बंद। और उधर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी कह रही है हरियाणा के चुनाव नतीजों से सबक सीखने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन को मिलकर एक दूसरे का सम्मान कर आगे मजबूती से बढ़ना होगा। कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को नसीहत, सीख, सबक, कुछ भी कह लीजिए आप, दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सुनाते हैं आपको। उदयवीर जी से बात की हमारे सहयोगी ने, दिखाइए। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे कांग्रेस को नसीहत दी जा रही है कि अगर चुनावी लड़ाई में सामना करना है कांग्रेस को तो सहयोगियों को बराबर का सम्मान देना होगा, साथ लेकर चलना होगा। सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर क्या कह रहे हैं। हरियाणा में रिजल्ट आया है, उसका असर गठबंधन पर क्या पड़ेगा? मुझे लगता है गठबंधन और मजबूत होगा क्योंकि सारे सहयोगी जो हैं वो ये महसूस करेंगे और मुझे लग रहा है कल से कर भी रहे हैं कि एक दूसरे के सहयोग करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़मीन दबा लेने की सोचने के बजाय या ज़्यादा कोना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने के बजाय ज़मीन पर जो परिस्थितियाँ हैं उनके मुताबिक एक दूसरे की ताकत को समझना, एक दूसरे के महत्व को समझना और एक दूसरे के महत्व और शक्ति को बढ़ाने की मानसिकता और सोच और विचार के साथ हम लोग आगे चलेंगे
ये भूल के जो नुकसान हुआ, लेकिन इससे अगर हम लोग सबक लेंगे तो निश्चित तौर पे गठबंधन और मजबूत होगा। आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस का अति आत्मविश्वास था और समाजवादी पार्टी और अपने सहयोगियों से उन्होंने किनारा कर लिया, गठबंधन नहीं किया एंड टाइम तक, तो ये जो कंफ्यूजन है उसका नुकसान हरियाणा में झेलना पड़ा है? तो ये तो कांग्रेस के लीडर्स भी मान रहे हैं, आपस में विद इन पार्टी ही लोग मान रहे हैं कि ये थोड़ा अति आत्मविश्वास था, या कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया, या जो भी जैसे भी कहिए, आकलन में चूक तो हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद है। और वीरेश से जरा समझते हैं, ये हरियाणा में कांग्रेस की हार का ही नतीजा है कि समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए एक तरफा अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है? वीरेश, देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी जली फूट की थी और उसके बाद से हरियाणा में रिजल्ट निकलते ही उसने बिना पूछे आनन फानन में फैसला कर लिया और सीटों की घोषणा कर दी, और कांग्रेस को विश्वास में भी नहीं लिया। कांग्रेस तो फूलपुर और मझवा पर अपना हक मानती थी, 5 पर दबाव बनाकर रखी हुई थी, कहती थी 2 तो जरूर मिल जाएगा। और फूलपुर तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट रही है, और मझवा तो पंडित लोकपत त्रिपाठी और कमलापत त्रिपाठी के घराने की सीट रही है, उस पर तो हमारा परंपरागत अधिकार बनता है। लेकिन वो अधिकार को छिन्न भिन्न करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को औकात दिखाते हुए सभी सीटों पर घोषणा कर दी, यानी 6 सीटों पर घोषणा कर दी है। और कांग्रेस ने जो भी अपनी इच्छा रखी थी उस इच्छा को बेइच्छा करते हुए उन सारी सीटों पर जो चाहत थी उसको एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। और सोर्सेस से माने तो अब कांग्रेस को वो 2 सीट बहुत हद पर मान मनौवल करने के बाद देगी, वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर होगी और गाजियाबाद की शहर सीट होगी। लेकिन वो भी कांग्रेस के आला कमान जब समाजवादी पार्टी के आला कमान से बात करेंगे, बार्गेन करेंगे, और बीच के अब अविनाश पांडे और अजय राय की भूमिका नहीं रह गई है। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब अखिलेश यादव से वार्ता करेंगे, आसानी से यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद अब जो सहयोगी हैं वही आक्रामक अंदाज में कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए इस हार के लिए सीधे सीधे जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस पार्टी को खुद जिम्मेदार मान रहे हैं। हरियाणा में हार का ठीकरा कांग्रेस भले ही ईवीएम पर फोड़ रही हो, बीजेपी भी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। कल आप जानते हैं किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने सवाल उठा दिए, और आज दिल्ली पहुंचे नायब सिंह सैनी ने जो हुड्डा साहब सवाल कल उठा रहे थे उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है, सुनिए। तो अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज़ होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई है। जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। तो अब तो यही कहा जाएगा कि हरियाणा के नतीजे है और कांग्रेस के लिए चौतरफा मुश्किल लाए। बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं आपको, हरियाणा में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा पर जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, उनके घर पर एक बड़ी बैठक, और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस समय जेपी नड्डा के घर पर मौजूद है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे। तो हरियाणा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक, और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विनोद तावड़े, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सब बैठक कर रहे हैं। तो ये इस समय की बड़ी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद हैं।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे से मौजूद है। जरा जानते हैं बलराम पांडे से क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर, सूत्र क्या बता रहे हैं बलराम? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिला है उसके बाद नायब सिंह सैनी लगातार जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त नायब सिंह सैनी जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। उनके साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भी मौजूद हैं और साथ ही विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जेपी नड्डा के आवास के बाहर हलचल है, क्योंकि अंदर बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर के चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि हैट्रिक मारी है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए जो सीनियर लीडर हैं वो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि हरियाणा में जिस तरीके से जनता ने उन्हें बहुमत दिया है उसको लेकर के वो एक बेहतर सरकार उनको दे सके। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी की तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से सरल स्वभाव से वो हरियाणा की सरकार चला रहे हैं वो जनता को भाया है और कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रपति महोदया से भी मुलाकात की, उसके अलावा जो सीनियर लीडर थे उनसे मुलाकात की और अब जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। उनके साथ हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली वो भी मौजूद हैं और साथ ही जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के विनोद तावड़े वो भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है वो हरियाणा के लिहाज से काफी अहम है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक ऐसी रणनीति तैयार होगी जिसके जरिए हरियाणा में बीजेपी सरकार चलाएगी और किस तरीके से जो जनता से वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, इस पर भी चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल, और किस तरीके से जो सरकार नई बनेगी उसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है, किसे कौन सा मंत्री पद, किस तरीके की जिम्मेदारी, इसको लेकर भी क्या चर्चा की जा रही है यहाँ पर? नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर भी क्या यहाँ पर चर्चा की जा रही है बलराम? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के ओवरऑल कहा जाए ब्लूप्रिंट पर तो चर्चा की जा रही है, क्योंकि कौन मंत्री होगा, कौन सरकार के अंदर शामिल होगा और जिस तरीके से जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी समर्थन देने की बात कही है, तो किस तरीके से उनको पार्टी में लाया जाएगा, तो तमाम विषय हैं जिन पर ये चर्चा हो रही है। और जो ये बैठक है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है जिसमें खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, साथ ही जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े वो भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि चाहे वो मंत्रिमंडल को लेकर के बात हो, चाहे सरकार को चलाने की बात हो, चाहे जो निर्दलीय विधायक शामिल होने की बात कर रहे हैं उनको लेकर के चर्चा हो, तो तमाम विषयों पर ये जो चर्चा है, जो बैठक है वो की जा रही है। और कुछ ही देर में जब ये बैठक खत्म होगी तो पता चलेगा कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और किस तरीके से आगे की रूपरेखा हरियाणा को लेकर के तैयार की गई है। आपका बलराम पांडे, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच अगली खबर कश्मीर, जहां कांग्रेस पर सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निशाना साध दिया है। कांग्रेस के बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस और अच्छा प्रदर्शन करती, ये कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला की पार्टी की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं नजीर गुरेजी, उनका ये बड़ा बयान आया है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर साथ नहीं होती तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में और बेहतर होता। कश्मीर में जो नतीजा है उनमें सबसे प्रमुख अगर नतीजा तो गुरेज सीट से आया था, जहां से नजीर अहमद जीत के आए। नजीर साहब, कैसे देखते हैं आप इस जीत पे, जहां पे बीजेपी काफी ज्यादा टक्कर दे रही थी आपको? देखिए, बीजेपी ने कोशिश किया, मुझे ही नहीं टक्कर दे दिया, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सीज खड़े किए, उन्होंने कोशिश किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरीके से इक़्तिदार से बाहर रखे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी थी और लोगों का भरपूर साथ था। जम्मू कश्मीर के अवाम बाप गए थे कि इन्होंने जो 5 अगस्त को किया 2019 को, उसके बाद यहाँ जो तहस-नहस किया स्टेट को, स्टेट का दर्जा छोटा करके उन्होंने पहली बार पूरी हिस्ट्री में यूटी बनाया, तो उसके खिलाफ ये गुस्सा था
बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था और उन्होंने लोगों ने वोट दे दिया और हम अल्लाह ताला सीट की बात करें तो लेकिन यहाँ पे बीजेपी सिर्फ 1200 वोट से हारी है और वो इसको एक अचीवमेंट मानते हैं कि कश्मीर घाटी में ये पहली सीट है जहाँ पे वो जीत के इतने करीब आई हैं। तो कैसे देखते हैं आप, क्यों ऐसा हुआ कि गुरेज जैसी जगह में ये हो पाया? मुझे ये बताओ, मोदी जी ने पहले 6.5 लाख वोट से जीता था और बाद में 1.5 लाख में आ गया। क्या कांग्रेस ये बताएगी हमारी ये जीत है क्योंकि हमने 5 लाख नीचे वोट लाए मोदी जी को? ये तो कहने की बातें हैं। देखिए, इन्होंने भरपूर कोशिश की। डिफेंस मिनिस्टर साहब आए गुरेज में, तरुण चुग जी आए, राम माधव जी आए और मैंने उमर साहब ने कहा नज़ीर मैं आऊँगा। मैंने कहा उमर साहब आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम गुरेज के लोग और मैं खड़ा हूँ गुरेज तिलेल के लोग, और उन्होंने भरपूर साथ दे के जिताया जी। अब जो हारता है वो तो बोलेगा कि भाई मैं हाँ फिर भी 2 पाए में चढ़ गया, लेकिन पैसा खर्चाया, मनी पावर एवरीथिंग वाज यूज्ड इन गुरेज, बट दे फेल इट और लोगों की जीत हो गई गुरेज। तो अभी जिस तरीके का नतीजा आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट अपने बूते पे जीत के आई है, तो कैसे देखते हैं आप इस जीत को? देखिए हमें बदकिस्मती हो गई हमारी। हमने कोशिश किया था कि हम अकेले इलेक्शन लड़े, यहाँ अपने बलबूते पे लड़े, और हमारी बदकिस्मती हो गई कि कांग्रेस के साथ जो हमने हाथ मिलाया वो कमजोर इतने हो गए कि उन्होंने कोई अपनी सीट बचा नहीं सके। सिर्फ जो हमारी सीटें हमने छोड़ी थी यहाँ उनमें वो जीते, लेकिन फिर भी कोalition को एक मैंडेट मिला, लोगों ने मैंडेट दे दिया यहाँ के लोगों ने, और आज ये कहा कि तुमने 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ किया है हम उसके साथ नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो राजभवन का रास्ता नाप रहे थे वो घर बैठे रहे और बीजेपी ने सरकार बना ली। कांग्रेस को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर उमर अब्दुल्ला का यह बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो राजभवन का रास्ता नाप रहे थे वो घर बैठे रह गए, बीजेपी ने सरकार बना ली। कांग्रेस को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा ये हुए वादे जो हैं वो पूरे करें। और मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी मुश्किलातें हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन काम शुरू करेंगे और लोगों की उम्मीदों तक उतर आने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके का लेकिन मैंडेट आया है, जम्मू के 6 जिलों ने ओवरवेलमिंगली बीजेपी के हक में वोट किया है। कश्मीर और चिनाब वैली ने मिक्स्ड वर्डिक्ट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें मिली हैं ऑब्वियसली। तो कैसे आप बैलेंस कर पाएंगे जम्मू के इस वर्डिक्ट को? आने वाली हुकूमत पे छोड़ दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा। जम्मू के लोगों की आवाज़ इस हुकूमत में होगी, जम्मू के नुमाइंदे इस हुकूमत में होंगे और जम्मू को भरपूर इस बात का एहसास होगा कि ये उनकी भी हुकूमत है। ये हुकूमत सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के वोटरों के लिए नहीं है, ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने वोट डाला, ये हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए है। और मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि जम्मू के उन इलाकों को सज़ा मिले सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दे रहे हैं। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है। साथियों, हमने मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाया है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बने,
उनका सपना पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मातृभाषा में किताबें ना होना भी बड़ी चुनौती थी। हमने महाराष्ट्र के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भेदभाव भी खत्म किया है। अब महाराष्ट्र के युवा मराठी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। मराठी भाषा में पढ़कर वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। साथियों, जीवन को आसान बनाने का हमारा प्रयास गरीबी के खिलाफ लड़ाई का बहुत बड़ा माध्यम है। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने तो गरीबी को अपनी राजनीति का ईंधन बना रखा था, इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखती थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक दशक के भीतर भीतर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है और देश में स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प इसका एक बड़ा आधार बना है। आज हर गरीब के पास मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है। अब सभी देशवासियों में जो भी 70 के ऊपर के हैं, अब 70 साल की उम्र के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिल रहा है। जन औषधि केंद्रों पर बेहद कम कीमत पर जरूरी दवाइयां मिल रही है। हार्ट मरीजों के लिए स्टेंट 80-85% तक सस्ते किए गए हैं। हमने कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों के लिए उसके दाम भी कम किए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की संख्या बढ़ने से भी इलाज सस्ता हुआ है। आज गरीब से गरीब देशवासी को मोदी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच दिया है। साथियों, दुनिया किसी देश में तभी विश्वास करती है जब वहां का युवा आत्मविश्वास से भरा होता है। आज युवा भारत का आत्मविश्वास भारत के उज्जवल भविष्य की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में देख रहे हैं। हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में अपार अवसर है। इसलिए हम अपने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र जैसे प्रकल्प भी शुरू कर रहे हैं। आज हमने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का शुभारंभ भी किया है। इसमें युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलेगी। उनके टैलेंट को बाजार की डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार ने युवाओं को पेड इंटर्नशिप देने की शुरुआत भी की है। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह की पहल हुई है। अब युवाओं को 5,000 रुपये इंटर्नशिप के तौर पर मिलेंगे। मुझे खुशी है कि हजारों कंपनियां इस अभियान में जुड़ने के लिए युवाओं को इंटर्नशिप में मदद करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने महाराष्ट्र को सौगात देने के साथ साथ हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस पर भी कड़ा वार किया, आईना दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस देश को बांटकर सिर्फ अपना हित साधने की जुगत में लगी हुई। हरियाणा में बीजेपी को बंपर जीत मिली है और अब हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी में हलचल तेज। दिल्ली में आपको बता दें, इस समय बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, मुलाकात कर रहे हैं वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। मंथन चल रहा है और देखिए, जिस समय नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास पर, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत, अभिवादन गुलदस्ता देकर करते हुए नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।